Hey, a very good morning to one and all. Today we are here to continue the session on Sales of Goods Act 1930. आज हम लोग इस सेशन में ओवरऑल देखने वाले हैं कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इसके पहले जो हमारा एक माइनर लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे थे, जिसमें हमने देखा गुड्स क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, प्राइस किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। जो बेसिक टर्म्स, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट को इस पर्टिकुलर एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है और क्या डिफरेंस है अलग अलग तरह के सेल्स एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज देखने वाले हैं दैट इज़ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्या है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस क्या है वो समझिए आप। गाइज बेसिकली दो तरह के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, दोनों में आप कह लीजिए देयर आर क्वाइट डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू टर्म। क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय सेल। सेल क्या होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कब हम लोग कहेंगे कि द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ये आप देख लीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, व्हेन वन पर्सन हु इज नोन एज सेलर, व्हेन द सेलर ट्रांसफर, व्हेन द सेलर ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। तो जब आप कह लीजिए एक सेलर प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करता है, किसको, तो बायर को। when a seller transfer property right to buyer for the consideration called as price, और बदले में कंसिडरेशन ले रहा है जिसको वो प्राइस कहता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है मैंने आपको। जब भी कोई भी पर्सन जो कि सेलर है वो अगर ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को जो बायर है, बदले में आप कह लीजिए प्राइस चार्ज कर रहा है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे। तो यहाँ हम लोगों को क्या मालूम पड़ जाता है कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी राइट टू द बायर फॉर अ प्राइस। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर टू अनदर पार्ट ओनर। गाइज क्या कहा गया कि मेनी अ टाइम आप कह लीजिए पूरा होल गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर गुड्स का कोई एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट ओनर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आप कह लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। गाइज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या, जिसमें बायर सेलर जो है वो बायर को गुड ट्रांसफ़र कर रहा है और उसने कोई कंडीशन नहीं रखा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ परचेज दिस पेन, आपने पेन खरीद लिया, मैंने पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। कुछ केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल होता है। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको प्रोडक्ट तभी सेल करूँगा जब आप चेक में पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन रखा हुआ है कैश एक्सेप्टेड नहीं होगा, या कह लीजिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ कैश में ही मैं लूँगा, चेक एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत क्लियर सी बात है, सेलर अगर कोई कंडीशन रख रहा है तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, सेलर अगर कोई कंडीशन नहीं रख रहा है तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। देन क्या कहा गया, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। गाइस क्या कहा गया, याद रखिए इमीडिएटली, मेरी बात ध्यान से सुनने का, जैसे ही मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं अगर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया तो इसको हम लोग सेल कहेंगे। अगर जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। तो सेल के केस में क्या होता है, इमीडिएटली आपका जो ओनरशिप है वो इट विल गेट ट्रांसफर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने आपको अपना मोबाइल फ़ोन सेल कर दिया, तो अब उस मोबाइल फ़ोन के ओनर आप हो, तो ये हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया, पेमेंट इमीडिएटली मिल गया। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको 2 दिसंबर को मोबाइल फ़ोन सेल करूँगा, तो दोस्तों 2 दिसंबर जब आएगा तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा, तो उस केस में इसको कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो याद रखना है आपको कि जब हम लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इट कैन बी फॉर सेल और इट कैन बी फॉर
एग्रीमेंट टू सेल। अगर इसके बीच का डिफरेंस समझना है तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है दोस्तों। क्या कहा गया देखिए, याद रखिए, सेल मतलब क्या, जब आपका प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है तो आप कह रहे हो सेल, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है बायर को, अब तक देखिए लिखा हुआ है येट, नॉट येट ट्रांसफर, यानी अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, आगे चलकर होने वाला है, तो इसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। सेक्शन 21 से 24 तक इसके बारे में बात की गई है। याद रखने का दोस्तों, जिस पीरियड के लिए आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है, अगर वो पीरियड खत्म हो जाता है, वो टाइम अगर इलैप्स हो जाता है, या कह लीजिए जो कंडीशन आपने रखा है अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो इन दैट केस आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह आपको समझ के रखना है। क्या कहा गया आगे देखिए, आप कह रहा है द एसेंस ऑफ सेल इज द ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द सेलर to the buyer for the price when under the contract of sale property of goods is transferred from the seller to buyer, that is the seller seizes the ownership of the goods। guys क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएट ओनरशिप, इमीडिएट प्रॉपर्टी राइट जो है वो ट्रांसफर होता है, एक्चुअल या जनरल प्रॉपर्टी राइट जो है वो ट्रांसफर होता है। गाइस जैसे ही मेरा प्रॉपर्टी राइट आपको ट्रांसफर हो गया, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ए सेलर सीजेस टू बी द ओनर, यानी अब सेलर ओनर नहीं है, उसका जो भी ओनरशिप राइट था वो सीज हो गया है, वो खत्म हो गया, आप कहकर चलिए। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या कहा गया है, एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीमेंट बिकम सेल व्हेन द टाइम elapsed। गाइस जब टाइम पूरा हो जाएगा या कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपका जो एग्रीमेंट है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 दिसंबर को मैं आपको मोबाइल फ़ोन देने वाला हूँ, तो 2 दिसंबर तक इट इज़ एग्रीमेंट टू सेल। जैसे ही 2 दिसंबर आया, नाउ माई एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्ट इनटू सेल, क्योंकि अब मेरा जो मोबाइल का ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। गाइस 2 पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर मतलब कौन, वो पर्सन जो सेल कर रहा है या हु एग्री टू सेल, जो अभी बेच रहा है या आगे बेचने वाला है। बायर मतलब जो अभी खरीद रहा है या आगे चलकर खरीदने वाला है, अभी बाय कर रहा है या आगे चलकर बाय करने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर बायर कहेंगे। बिसाइड दिस, ओके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकता है। इट इज़ एब्सोल्यूट व्हेन इट इज़ प्योर एंड सिंपल ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। ए सिंपली मैं अपना प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप अगर बायर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ऑन द अदर हैंड इफ इट विल बी कंडीशनल इफ देर इज एनी कंडीशन annexed, annexed का मतलब होता है अटैच है, जुड़ी हुई है, फॉर द टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज। गाइज अगर पार्टीज ने कोई भी कंडीशन रखी है एक दूसरे के लिए तो इट विल बी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आप कह लीजिए। गाइज वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल इज बिकेम सेल ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल कब बनता है, जब आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो जितना भी एग्रीमेंट टू सेल है, मोस्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल आप कह लीजिए अल्टीमेटली इट विल बी कंडीशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों समझ में आ गया आपको एब्सोल्यूट और कंडीशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट? ओके, तो आफ्टर दिस एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्टिंग्विश आपको अक्सर करके एग्जाम में पूछेगा, एकदम ध्यान से सुनने का। क्या कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बताना है आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल का। इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जब हम लोग सेल की बात करते हैं, दोनों पार्टीज इमीडिएटली अपना प्रॉमिस पूरा कर दे रहे हैं, यानी कि मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट दे रहे हो, इमीडिएटली हो रहा है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। गाइज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो क्योंकि आप कह लीजिए वन ऑफ द पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म इज प्रॉपर पार्ट ऑफ प्रॉमिस, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटेड कहते हैं। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी होता है। गाइस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट इन विच पार्टीज रिमेन टू परफॉर्म, जहां पर पार्टीज ने अब तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे बोथ पार्टीज हैव येट परफॉर्म देयर म्यूचुअल प्रॉमिस, उन्होंने अभी भी अपना म्यूचुअल प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म नहीं किया है, इसीलिए आप कह लीजिए यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
याद रखने का, जब भी टाइम या जो कंडीशन रखी गई है वो पूरा हो जाएगा तो आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। राइट्स की अगर बात करें हम लोग, देखिए ये जो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनने का, अभी नहीं समझेगा तो कभी नहीं समझेगा। क्या कहा गया? सेल क्रिएट जस्ट इन रेम राइट वेर एज एग्रीमेंट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनेम का मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। गाइस जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में अगर आपको ओनरशिप राइट है तो इसको हम लोग जस्ट इन रेम कहते हैं। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन आपको सेल किया है तो अब वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ सिर्फ आपका है, उसके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे राइट इन रेम क्रिएट होता है, आपको उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अधिकार है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में। राइट इन पर्सोनेम क्या होता है? यहाँ पर आपको एक पर्सन के अगेंस्ट में अधिकार है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि मैंने प्रोडक्ट आपको सेल कर दिया तो मेरे अलावा उसके ऊपर अगर किसी का अधिकार है तो आपका है, यानी कि उस पूरे वर्ल्ड में आप कह लीजिए कि सिर्फ एक आप हो जो मुझसे उसका ओनरशिप ले सकते हो, कोई और उसका ओनरशिप नहीं ले सकता। तो इसको हम लोग राइट इन पर्सोनेम कहते हैं। देन बात करते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। गाइस प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आप कह लीजिए इमीडिएटली ट्रांसफर होगा, तो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाएगा रिस्क, आप कह लीजिए। ये हमेशा याद रखने का, रिस्क और ओनरशिप एसोसिएट होता है, जिसका रिस्क ओनरशिप होगा उसी का रिस्क होगा। यहाँ पर आप कह लीजिए एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी और रिस्क दोनों इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता। अब बात करते हैं रेमेडीज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस व्हाट? Seller is entitled to sue for the price of the goods and also has the right of line stoppage in transit। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हो, आपका ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है बट अब तक अगर पेमेंट नहीं आया है, तो आप सबसे पहले राइट ऑफ लाइन यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो अपने पास, या अगर गुड्स निकल चुके हैं आपके पास से तो आप उसको रास्ते में स्टॉप कर सकते हो। इवन यू कैन रीसेल इट, आप उसको बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हो। आप बायर के अगेंस्ट में सूट फाइल भी कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में केस भी कर सकते हो इन केस ऑफ सेल, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल में अब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए सेलर क्या करेगा? सेलर हैज अ राइट ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस। गाइस देखिए सेलर ने ओनरशिप तो ट्रांसफर किया नहीं था, लेकिन मान लीजिए अगर सेलर को कोई डैमेज हुआ है, लाइक मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि आपने कहा कि बुधवार को मैं आपसे दूध लेकर जाऊंगा, मैंने आपके लिए मान लीजिए 100 लीटर दूध ला कर रखा हूँ मैं, आपने नहीं लिया और इसीलिए रात होते होते वो दूध खराब होने लगा तो मुझे सस्ते दामों में बेचना पड़ा। तो जितना मुझे नुकसान हुआ है, यानी जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि ओनरशिप अब तक आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। लॉस की बात करते हैं। गाइज हमेशा याद रखने का, लॉस इन केस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज विद द बायर। अगर गुड्स को कोई भी नुकसान होता है, इवन अगर गुड्स सेलर के पोजीशन में है तो भी अगर गुड्स को कोई भी नुकसान होगा, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया था और ओनरशिप के साथ ट्रांसफ़र होता है रिस्क, तो इसीलिए जो भी लॉस होगा वो बायर का होगा इन केस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या कहा गया कि जो भी लॉसेस हैं वो सारे के सारे लॉसेस, ओनरशिप क्योंकि सेलर के साथ है तो सेलर विल पे ऑल द लॉसेस, जो भी लॉस होगा वो सेलर पे करेगा, भले ही गुड्स बायर के पास में भी क्यों ना हो। जहाँ जिसके पास में ओनरशिप है वही लॉस बेयर करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। देन बात आती है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। गाइस यू नो वेरी वेल इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब आपका आप कह लीजिए जो लायबिलिटी है, योर लायबिलिटी इज मोर देन योर एसेट, आपके एसेट से ज़्यादा आपका लायबिलिटी है, तो इसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं। यानी कि जब आप इंसॉल्वेंट होते हो, यू आर अनएबल टू पे द डेप्ट, आप अपने कर्ज को पे नहीं कर पा रहे हो। तो क्या कहा गया? नॉर्मली इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में बायर इंसॉल्वेंट हो गया, वो आपका गुड्स लेकर जा चुका है, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट उसने नहीं किया है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके पास में पैसे तो है नहीं। तो आप क्या करोगे? आप गुड्स जो है वो डिलीवर कर दोगे ऑफिशियल असाइनी को, जो भी ऑफिशियल असाइनी है उसको आप गुड्स डिलीवर करोगे, और वो ऑफिशियल असाइनी आपका जो क्लेम है वो कह लीजिए आप जो भी रेटेबल डिविडेंड है या प्राइस है आप वो क्लेम करोगे, वो आपका क्लेम सेटल करेगा। इन केस ऑफ सेल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो गया कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर किया ही नहीं था, तो आप सीधा सीधा प्रोडक्ट सेल करने से मना कर दोगे। आप बायर को बोलोगे भाई कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपका पे करने का औकात नहीं है, गुड्स आपको मिलने वाला नहीं है।
ये तो हो गया बायर अगर इंसॉल्वेंट हो। अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है, मान लीजिए कि आपका सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, आपने प्राइस पे कर दिया था, गुड्स अब तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप सीधा सीधा जाओगे ऑफिशियल असाइनी के पास में, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुका है, आप ऑफिशियल असाइनी से गुड्स रिकवर कर सकते हो। सेल के केस में, एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या कहा गया, बायर हैज़ टू प्रूव द अमाउंट ही हैज़ पेड। उसको ये साबित करना पड़ता है कि उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया हुआ है। अगर वो साबित कर दिया तो इन दैट केस जो भी अमाउंट है उतना गुड्स उसको डिलीवर हो जाएगा, या फिर कह लीजिए आप जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह लीजिए दोस्तों, दिस इज़ अ शॉर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर किसी को भी यहाँ तक में कोई भी डाउट? थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हायर परचेज और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का डिस्टिंग्विश देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।